गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ये आपके पॉलिटिकल का पार्ट है। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है, यानी यहाँ पर लोकतंत्र की छोटी से छोटी विशेषताओं को बताया जाएगा। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। यानी आपको इस परिचय के द्वारा ये समझ में आ गया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, शुरू में इसमें बताया है लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। यानी ये कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर आप बताएं इन सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं बतानी है, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। जो पहला टॉपिक आता है, परिभाषा की जरूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। अब आपको इस पैराग्राफ से समझ में आया, यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो बातचीत हुई है, जो बातें हुई हैं, वो यहाँ पर आपको दी गई है। मैरी: मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? ये स्टूडेंट है जो मैडम से क्वेश्चन पूछ रही है कि हमें पहले लोकतंत्र के अर्थ के बारे में जानना चाहिए था, लोकतंत्र का मतलब जानना चाहिए था। लिंगदोह मैडम जवाब देती हैं इसका: तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो ये मैडम का जवाब था जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। मैरी: फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंगदोह मैडम कहती हैं, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जैसे हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। यानी ये कह रही है कि
अगर हम किसी चीज़ की परिभाषा जान लेते हैं तो हम दो शब्दों में या दो चीज़ों में अंतर कर पाते हैं। रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? रिबियांग स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में मैडम का जवाब देखिए। लिंक 2 मैडम कहती है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी ग्रामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? इसमें देखिए शब्दों के अकॉर्डिंग इसका अर्थ बताने का प्रयास किया गया है। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया है? यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और ये जो डेमोक्रेसिया शब्द है वो डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब आता है लिंक 2 मैडम कहती हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब ये कंप्यूटर का एग्जाम एक उदाहरण दे रही है, वो देखिए। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, या यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। यानी कंप्यूटर का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाने लगा है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैडम आपके कहने का मतलब है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंक 2 मैडम कहती हैं, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। अब आगे इसमें आपको लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उनके माध्यम से आपको इसकी परिभाषा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। सबसे इजी परिभाषा क्या बताइए इसकी? सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना क्या था? लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी सबसे सरल परिभाषा बताई है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। आगे देखिए, कुछ गैर लोकतांत्रिक सरकारों के एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है।
यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। आपको बहुत ही सरल परिभाषा बताई गई है यहाँ पर। आगे देखिए, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। और यहाँ पर क्या बताया था आपको कि शासकों का चुनाव, यहाँ पर बताया था कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतंत्र में। यहाँ क्या कह रहे हैं, म्यांमार का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। अब इसमें कह रहे तानाशाह लोगों का चुनाव, तानाशाह जैसे जो शासक होते हैं उनका चुनाव भी लोग नहीं करते, तो यहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं हुई। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। अब तीसरा एग्जाम्पल दिया है आपको, उसमें बताया है कि यहाँ पर भी जो राज परिवार होते हैं वहाँ पर भी लोगों को शासक चुनने का अधिकार नहीं होता। वो कैसे चुने जाते हैं, राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। तो आपको इसमें लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में समझाया गया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतांत्रिक और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यानी अब लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं वो आपको बताई जाएंगी और विस्तृत रूप से आप इसका अर्थ जानेंगे।